हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th, जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो पार्ट नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले मैं बात कर चुका हूं बेटा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, थ्री चार्जेस, उनमें क्या होती है विद न्यूमेरिकल मैंने बताए थे। और ये भी बताया था कितने तरह के चार्ज होते हैं, वो कैसे आते हैं, प्लास्टिक की बॉडी में कौन सा चार्ज होता है, ग्लास की बॉडी में कौन सा चार्ज होता है, कॉटन के कपड़े में कौन सा चार्ज होता है, सिल्क के कपड़े में कौन सा चार्ज होता है, उस हर एक चीज के बारे में बताया था। तो वो लेक्चर नंबर 1 आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट में। और यहां पे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो, फील्ड मतलब होता है एरिया, इलेक्ट्रिक मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सके। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई ये चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज है, अब इसके आसपास का ये जो इसका एरिया होगा ना, जैसे देखा होगा कि अगर कोई कुत्ते का इलाका है और वहां पे कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो वो कैसे करता है, उसके ऊपर भौंकता है, उसको दूर भगाता है, वैसे ही होता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाए इसके एरिया में, मान लेते हैं यहां पर आ गया, ये Q1 था और ये Q2 है। अब होगा क्या, ये इसको रिपेल करेगा बाहर की साइड, यही करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज यहां रखा होता तो इसको कोई फर्क ना पड़ता। रीजन, क्योंकि ये इसका इलाका नहीं है। तो द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन अनदर चार्ज। क्या बताया मैंने कि द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्ज experienced इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। या तो उस चार्ज के ऊपर अट्रैक्शन लगेगी या फिर रिपल्शन लगेगी। अब मैंने अट्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि दो चार्जेस जरूरी थोड़ी है कि सेम पोलैरिटी के हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अलग अलग होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी समझ जाते हो, अच्छे बच्चे हो। नो, अब प्रॉब्लम पता है कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है, अगर चार्ज को यहां रखूंगा तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या फिर इसकी यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके पास यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके पास यहां कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये है कि भाई हर एक एरिया पे ना अलग पहुंच होगी इसकी। जहां पर सबसे पास वाला होगा वहां पे इसकी बहुत ज्यादा पहुंच होगी, और जो सबसे दूर होगा वहां तक इसकी पहुंच कम होगी। तो वो जो पहुंच होती है ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी वो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, फोर्स कम लगेगी। बिल्कुल पास होएगा, फोर्स ज्यादा लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? मतलब वो होता है ना कि धौंस एकदम, मतलब पावर, किसकी कितनी पावर है, पास में होगा, पास के एरिया में सबकी चलती है, थोड़ा दूर जाते जाते उसको कोई नहीं जानता है। तो बस वैसे ही काम करना है। सो देखो, मान लेते हैं कि यहां पर एक चार्ज है से Q, और यहां पर एक और चार्ज है से Q0। अब हुआ क्या, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो है R। यहां तक क्लियर हो गया? नाउ ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, रिपेल करेगा इस तरफ, बहुत बढ़िया। नो, अगर मैं बोलूं कि फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F लग रही है ऑन चार्ज Q0, कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। तो यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बस फिर यहां से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, हम बोल देते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और समटाइम्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, सो SI यूनिट ऑफ E is
ऊपर न्यूटन है, नीचे कूलम है, तो क्या आएगा न्यूटन पर कूलम। एक तो ये होगी। दूसरा बेटा एक फॉर्मूला पढ़ोगे तुम, अभी पढ़ोगे, आगे ही पढ़ोगे, आगे ही पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, आगे ही पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तुम करने वाले हो नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन मैं यहीं पे बताऊंगा तुम्हें क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। तो E = V/D, इसको हम वैध के नाम से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी यहां पर dV = dr बन जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर देंगे, कभी ये V = ER बन जाएगा, लेकिन रहेगा ऐसे ही कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस रहेगा यही। अब ये कहां से आता है बेटा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं सिर्फ SI यूनिट के लिए बताना चाह रहा हूं यहां पे, तो और लिख के मैं ये बोलूंगा कि E = V/D मतलब वोल्ट अपॉन मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। वो भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताओ वोल्ट पर मीटर किसकी SI यूनिट है, तो फंसना क्यों है, पता हो तो इजीली कर सकते हो। अब मैंने यहां बताया टॉपिक से हटके, ये याद रहेगा। नाउ अब हम देखेंगे बेटा, ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलती है। और यहां से अगर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला और निकालूं तो मैं ये निकाल सकता हूं दैट F = Q0E। बहुत बढ़िया, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए और चार्ज दी जाए तो हम बोल देंगे कि भाई इतनी फोर्स लग रही है। अगर हमें फोर्स बता दी जाए और चार्ज बता दी जाए तो हम बोल देंगे उसे कि भाई इतनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, यहां तक कोई दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैं इसी का एक छोटा सा कंसेप्ट करवाऊं जिसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो निकालेंगे एट अ डिस्टेंस r। तो अगेन वही करने वाले हैं, ये हमने चार्ज q लिया, ये हमने चार्ज q0 लिया, एंड दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r। अब हमें बहुत एक अच्छी चीज पता है कि बेटा इसके ऊपर f लगेगी। और एक और अच्छी चीज तुम्हें बताऊं, वो ये कि जिस डायरेक्शन में f लगता है, हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, जिस डायरेक्शन में f लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या बोला मैंने? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि इतना प्यारा पढ़ाया है और इतने प्यारे बच्चे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यहां पे छोटी सी कोई दिक्कत हुई हो ना। फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ध्यान देंगे सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है। सो फोर्स, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स अपॉन चार्ज, तो इसके लिए हमें फोर्स निकालनी जरूरी है, सॉरी। सो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q, दो चार्ज के बीच में फोर्स क्या होती है, F = क्या होती है, मैंने बताया था KQ Q0 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। नाउ ध्यान देंगे, बट E = F अपॉन Q0, वैल्यू पुट कर दो, तो E = K टाइम्स Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। अब यहां से साफ पता लग रहा है बेटा कि ये से, ओह ये तो गड़बड़ होगी, हाँ ये रहा, तो Q0 से Q0 भाग गया, Q रह गया। सो E = K टाइम्स Q अपॉन R स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे तो लगता ही नहीं कि यहां कोई दिक्कत परेशानी हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट निकल गया है। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, सो अगर मान लेते हैं O है, ये P है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, OP कैप। यही बता सकते हो क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। लो भाई बहुत बढ़िया, मैंने E भी लगा दिया यहाँ पे। तो डेरिवेशन सिंपल है, हमारे पास दो फॉर्मूला निकल के आ गए, एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसकी वजह से कोई दिक्कत हुई होगी। तो चलो अब जो प्यारा सा कंसेप्ट करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एक चार्ज ना लेके हम कम से कम n चार्ज लेंगे। अब वो n चार्ज कितने होते हैं वो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो उसके बारे में देखेंगे कि n चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेस। अब हमारे पास एक चार्ज नहीं है, कितने चार्ज है, n चार्ज है। Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, Q5 भी है और Qn तक है। तो देखो भाई, ये हमारे पास रहा Q1, ये हमारे पास रहा Q2, ये हमारे पास रहा Q3 और ये हमारे पास रहा Qn। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, अगेन बताऊंगा, लेकिन 3 के बाद सीधा n कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे इस पॉइंट पे, ये रहा पॉइंट P पॉइंट, तो ऑब्वियस है कि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज Q0 रखना पड़ेगा। अब देखो इसकी वजह से
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1, इसकी वजह से इस तरफ आएगी E2, और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं R1, इसका डिस्टेंस ले लेते हैं R2, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E3, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी En। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ? हाँ, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता नहीं समझ आ रहा होगा। तो R3 और ये आ गया हमारे पास Rn, सबकी वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सबका वेक्टर सम कर देंगे। अब इस प्रॉब्लम को जो मैं बता रहा हूं इसे बोला जाता है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं लगता, ये फोर्स में भी लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी लगता है, कैपेसिटर, हर एक चीज में लगेगा ये सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होता है कि एक से ज्यादा अगर चीजें होंगी उनकी वजह से हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं निकालूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, अगर मैं Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो E1 इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 विच इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू K Q2 बाय R2 का स्क्वायर। अगेन Q3 की वजह से E3 इज इक्वल टू K Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। अगेन सिमिलरली करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम लेंगे Qn की वजह से, और ये आएगा हमारे पास En विच इज इक्वल टू K Qn अपॉन Rn स्क्वायर। क्लियर है? सबका वेक्टर सम कर देंगे। जब सबका वेक्टर सम करेंगे तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू प्लस En। अच्छा, बोला कि भूल, थैंक यू, कितने प्यारे बच्चे तुम लोग। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो E इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस K Qn अपॉन Rn का स्क्वायर। ये होगा। क्या चीज कॉमन ले सकता हूं बताओ? अच्छा, मैं ले सकता हूं K कॉमन, अंदर रह गया Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर प्लस Q3 बाय R3 स्क्वायर एन प्लस अप टू प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर। क्लियर है? ये मैं डेरिवेशन बता रहा हूं कि अगर डेरिवेशन आती है तो कैसे करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं होते ऐसे बेटा, सिंपल। देखो, ये बहुत ज्यादा ना स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है। जैसे डेरिवेशन होती है ना, न्यूमेरिकल थोड़े से उठपटांग आते हैं। ये तो बेटा देखो ऐसा है ना कि चावल बनाना सीखते हैं और न्यूमेरिकल में क्या आता है, पुलाव बनाना आता है, बिरयानी बना के दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बिरयानी की रेसिपी भी सीखनी पड़ेगी। ये पता लग गया चावल कैसे बनते हैं, अब अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, दिमाग लगाओ, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, ये डालेंगे ये टेस्ट आएगा, ये डालेंगे ये टेस्ट आएगा, तो बस वैसे तो करना है। ये डालेंगे ये टेस्ट आएगा, बहुत बढ़िया, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो E इज इक्वल टू K टाइम्स, ध्यान देंगे, समेशन लगाऊंगा यहाँ पे I की वैल्यू 1 से लेके N तक, एंड QI ओवर RI का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, एंड दिस इज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन पुट करता हूँ तो समेशन I की वैल्यू 1 से लेके N तक, एंड QI अपॉन RI का स्क्वायर, और इसको डाल दिया मैंने डब्बे में। क्लियर है? तो ये थी सुपरपोजिशन की प्रिंसिपल की, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से जो डेरिवेशन आती है वो थी है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और फिर देखेंगे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे न्यूमेरिकल्स, बहुत बढ़िया बढ़िया एनसीईआरटी के देखेंगे, सीबीएसई के देखेंगे, और फिर वीडियो करेंगे एंड। ये टॉपिक 2 या 3 नंबर का आता है, प्योरली थ्योरी टॉपिक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और छोटे छोटे नन्हे नन्हे डायग्राम है बस, और वही समझने और उसी से फिर सीधा 2 या 3 नंबर हमें देखने को मिल जाते हैं ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? देखो, डेफिनेशन से पहले हम समझते होता क्या है। मान लेते हैं एक चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यहां पर मैंने पॉजिटिव 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 प्लेट रखी, और यहां पर मैंने नेगेटिव 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 प्लेट रखी। अब इसके अंदर किसी चार्ज को रखूंगा तो वो मूव करेगा, यही होगा ना। अगर इसके बीच में किसी चार्ज को रखा जाएगा तो वो मूव करेगा। अब मान लेते हैं वो ऐसे मूव करता हुआ चला गया, ऐसा कर्व बनाया उसने। तो समझते हैं, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब उस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर किस लाइन में फोर्स लगी है, इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पे मान लो मुझे डायरेक्शन निकालनी है, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा।
यहां पे निकालनी है, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। मुझे यहां पे निकालनी है तो क्या करूंगा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन इस तरफ है, और इस पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर है? अब डेफिनेशन देखते हैं। सो इट मे बी डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक और चीज है, इसका होना भी जरूरी है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है। सो would tend to move when free to do so, अगर हम फ्री में इसको छोड़ दे in an electric field and the tangent to at which at any point gives the direction of the electric field at that point। एक कर्व है जिस लाइन में चार्ज मूव करता है, अगर उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। हाँ बस क्लियर है, इतना सा है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 प्रॉपर्टी करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी, कॉपी पेन लेके बैठना, फटाफट नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है, स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग मोबाइल में रख लेते हो, और मोबाइल में रखने के बाद वो यूज ही नहीं होता कभी। वो यूज पता कब होएगा, जब देखेंगे कि स्पेस भर गई मोबाइल में, अरे यार स्पेस भर गई है, क्या डिलीट कर सकते हैं क्या, अरे ये देखी थी हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, हाँ इससे हो जाएगा, बस वहाँ पे किया सिलेक्ट, दर 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 सेलेक्ट किया और ये डिलीट। क्यों, स्पेस रिलीज करना है, और वो भी अभी नहीं होता, वो तो 12th के बाद। तो बेटर है कॉपी में लिखो ताकि मसल एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बने। ये हमारा दिमाग है, ये हमारा हाथ है, अब मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग इसको गाइड कर रहा है, न्यूरॉन्स इसको सिग्नल पास कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ बताता हूं तुम्हें, एक मसल माइंड कोऑर्डिनेशन होता है कि कोई भी चीज़ को जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, और वो प्रैक्टिस करते 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 क्या होता है, हमारे हाथों को ही पता लग जाता है कि उन्होंने करना क्या है। मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, अगर मैं किसी स्टेयर से उतर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं बहुत देता हूँ अपने बच्चों को, इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ उन्हें। तो मान लो स्टेयर से उतर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करते करते उतर रहे हैं, तुम एक बार गिरोगे नीचे, पहली बार जब स्टेयर से उतरोगे ना तो तुम देखोगे कि हमारा जो ध्यान है ना वो स्टेयर्स पे है। क्यों, क्योंकि पहली बार उतर रहे हो, गिर ना जाओ, डर है। दूसरी बार ध्यान रहेगा, तीसरी बार ध्यान रहेगा, चौथी बार ध्यान रहेगा। लेकिन 1 महीने बाद देखोगे ना, हाँ 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 आ गया, बस अभी आया, बस अभी आया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, बस ओके ओके आ गया, हाँ बेबी थोड़ी देर बाद मिलते हैं, अभी इंस्टीट्यूट से निकला हूँ, एंड दैट्स ऑल। इतने में तुम नीचे पहुंच जाओगे, गिरोगे भी नहीं, स्टेयर से नीचे उतरोगे। क्यों, मसल माइंड कोऑर्डिनेशन। इसलिए बोलता हूं कि जितना ज़्यादा हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा दिमाग भी शार्प होगा। लेकिन समझना भी है, ध्यान रखना, उसे ऐसा नहीं है लिख लिख के कॉपी करते जाओ। ये तुमने 1 पेज है 10 बार कॉपी कर दिया, इसके बाद बोलो अभी भी नहीं, सर ने बोला था कि आ जाएगा, अभी भी नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और साथ में उन्हें डायग्राम के साथ समझाऊंगा, और गारंटी देता हूं कि अभी के अभी समझ आ जाएगी। अगर नहीं भरोसा होता तो एक काम करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बाद देखते हैं। तुम्हारा कुछ जाना नहीं है तो इससे बढ़िया देख ही लो वीडियो। देखो सबसे पहला देखो, प्रॉपर्टीज के साथ में डायग्राम करवाऊंगा और उसी से ये दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। सबसे पहली चीज, लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। हमें मतलब नहीं है, हमने नहीं देखना, हमने जो देखना है वहां पे वो ये देखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सबसे पहली चीज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होगी दिखने में। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर रखा हुआ बेटा मैंने पॉजिटिव चार्ज, ये रखा है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसकी कैसी होंगी, ये देखो, ये री, ये री, ये री, ये री, ये री, ये और ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। और अगर सेम डिस्टेंस पे देखोगे ना, यहां पे देखूंगा मैं, तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। क्यों, क्योंकि R सेम होगा। मैंने बताया था ना फॉर्मूला याद होगा, E = KQ/R²। तो चार्ज सेम है, R का डिस्टेंस जहां तक सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। अब सेकंड चीज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगी,
यहां पर रखा मैंने नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, तो ध्यान देंगे बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे, बिल्कुल ऐसे ही बना देंगे जैसे बनाएगी, बट यहां पर अंदर की तरफ आएगी। क्लियर है? अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, तो यहां मैं समझा दूंगा तुम्हें। सबसे पहली चीज, लाइन ऑफ फोर्स और कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इनमें कोई ब्रेक दिखाई दे रहा है? नहीं, स्ट्रेट लाइन है। अगर यहां पे जगह होती ना तो मैं इसको ऊपर लेके जाता ऐसे करके, और वो ऊपर छत तक मिला देता जाके। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, उनमें कोई भी ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक नहीं लगती है, चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। दूसरा, ये नहीं देखेंगे अभी सिर्फ ये देखेंगे, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्जेस। मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर निकलेगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ आएंगी। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, मुझे लगता है हो गए। तीसरा पॉइंट, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। 2 लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेंगी, मान लेते हैं कि अगर ये क्रॉस करेंगे इस पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट P पे 2 टेंजेंट बनेंगी। 2 टेंजेंट का मतलब है 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये तक क्लियर है? ओके, मतलब ये 1 2 3 क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। नो, देखो अगर मैं बोलूं इतना एरिया है, इसमें से जितनी ज्यादा लाइंस पास करेंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ये देखते हैं। देखो, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक एरिया बनाता हूं। मैंने यहां पर एक एरिया बनाया इतना सा, ये रहा। 3 लाइन पास करनी है इसमें से, करने का तो बेटा बहुत सारी निकल सकती है, मैं सिर्फ 3 ले रहा हूं। लेकिन ये सेम एरिया मैं यहां पे ड्रॉ कर दूं, अब इसमें से कितनी निकल रही है? एक निकल रही है। तो मतलब ये है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ द फोर्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट। ध्यान देंगे, यहां पर अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी पास पास है। रिलेटिव क्लोजनेस है तो इस एरिया में, मतलब यहां पर अगर यहां देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां देखूंगा तो कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर इतना सा एरिया लूंगा मैं, इतने से एरिया में 3 फील्ड लाइन है, लेकिन यहां देखूंगा तो सिर्फ 1 फील्ड लाइन है, और दूर दूर है। अगर देखूं तो दूर दूर है। अब ऐसे तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे हम 2 और बना देते हैं, बट उसका फायदा क्या, बनेगी तो आगे भी जाके ना। अब यहाँ पे 5 होगी, अब क्या करोगे? फंस के ना लाला जी, फंस गए। ओके, तो ये आ गया, मतलब रिलेटिव क्लोजनेस। अरे बस कर जा, वीडियो बनाने दे, कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। ओके, तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना? नहीं, वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे किसी भी हालत में पढ़ सकते हैं, उनको डिस्टर्ब होने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती है। जिन्होंने नहीं पढ़ना हो, जिन्होंने पढ़ना हो वो तो कभी बेटा डिस्टर्ब होते ही नहीं है, वजह कोई भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ओके, तो भाई यहां पर पता लग गया तुम्हें कि रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा दूर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया होगा। ओके, अब रहेगी बेटा 2, तीसरी, पांचवी, सॉरी 4 तो हो गए, पांचवी, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और वही तो लिखा है यहाँ पे। वाह, 5 की 5 ऐसे दिमाग में सेट है। सबसे पहला, पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव पे जाती है। दूसरा, नॉर्मल टू द सरफेस। तीसरा, रिलेटिव क्लोजनेस। चौथा, कॉन्टिन्यूअस कर्व। पांचवा, लूप नहीं बनाती है। इसको भी ऐड कर सकते हो, इसको मिलाकर 6 हो गए। अच्छे बताए नहीं मैंने? चलो बता देता हूं। पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है, लेकिन फिर भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। ऐसे नहीं है कि एक बार निकली तो फिर उसको जाना ही जाना है कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं होता, क्लोज नहीं बनाती है। नेक्स्ट आ गया, दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपैंड लेटरली। बेटा ये ना बहुत बढ़िया पॉइंट है, और इस पॉइंट के लिए ना मुझे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए तुम्हारी तरफ से। तो देखो, तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस। दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, देखो ध्यान से। अब ये लिया मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये भी लिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का मारते हैं, फोर्स धक्का लगाते हैं। तो जो चार्ज होगा, जो यहां से चार्ज निकलेगा, अगर इसने जाना होगा तो यहां गया, लेकिन वो धक्का मार के इसको ऊपर भेज देगा। यहां से जो निकलेगा धक्का मार के इधर भेज देगा, तो यहां होगा धक्का मार के इधर। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से धक्का लग रहा है। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? उसकी तरफ से धक्का लग रहा है। क्या बताया मैंने? उसकी तरफ से धक्का लग रहा है। तो इसकी तरफ से उस पर भी तो धक्का लगेगा। तो देखो यहां से जो चार्ज आएगा वो ऐसे चला जाएगा, जो यहां से चार्ज आएगा वो ऐसे चला जाएगा, और यही बनाएगा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ आया यहाँ पे? बहुत बढ़िया। मुझे तो नहीं लगता कि नहीं समझ आया होगा। एंड दिस इज योर न्यूट्रल पॉइंट। नाउ डायरेक्शन की बात करते हैं। पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव से भी बाहर निकलती है। हाँ, गाने को एंजॉय कर लो तुम, चाहे गलत गाऊंगा ना फिर भी। पॉजिटिव से बाहर निकलती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है। तो ये समझ आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब ये वाला पॉइंट कहां ढूंढने को मिलेगा ये देख लेते हैं। देखो, दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। इस पॉइंट को अभी मैंने नहीं करवाया है, मैंने बताया एक्सपैंड लेटरली। ये दोनों के दोनों एक्सपैंड करेंगी क्योंकि इनके ऊपर लेटरली प्रेशर लगेगा। तो लेटरल प्रेशर की वजह से ये दोनों एक्सपैंड करेंगी। क्लियर हुआ? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब ये रह गया, इसके लिए बस 1 मिनट दो मुझे और, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी पड़ रही है, और जगह की कमी पड़ रही है तो फिर मुझे जादुई रुमाल लेके इसको साफ करना पड़ेगा। लिख लिया था कि नहीं लिखा था? वैसे भी नहीं लिखा तो क्या हो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लोगे, तुम्हें क्या है। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो क्या होगा? ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है। अब जो यहां से चार्ज निकलेगा ना, फटाफट चिपक जाएगा जो उधर। समझ आया क्या होगा? देखो, जो यहां से एकदम चार्ज निकलेगा उधर चिपक जाएगा जाके। तो भाई ये जो इधर निकलेगा वो इधर चला जाएगा, जो इधर निकलेगा ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और यहां से यहां जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो मैं बनानी आ गई। दूसरा, जो यहां से सरफेस से निकलेगा ना वो भी चिपक जाएगा जाके इसमें। तो यहां से निकलेगा वो भी चिपक जाएगा इसमें, तो जो यहां से निकलेगा वो भी चिपक जाएगा इसमें, तो यहां से निकलेगा वो इधर चिपक जाएगा इसमें। और ऐसे ही ये प्रोग्राम जन्मों जन्मों तक चलेगा। मतलब ये है कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनके कुछ ऐसा बनाएगी। ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। और ये एरो ने दोनों की दोनों चीजें बता दी है। क्लियर है यहां पे? नो, ये पॉइंट ये रहा, कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज। इनकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लेंथवाइज, मतलब लॉन्गिट्यूडनली, मतलब लंबी लंबी। फेंक रहा हूं, ये चल रहा होगा ना मन में। हाँ, तो लंबी लंबी जो लाइंस होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली, और यहां पे क्या कर रही है, एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा रही है, तो लेटरली एक्सपैंड कर रही है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। गिनती की 6 प्रॉपर्टीज है और इसे मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। तो मेरा शायद पता नहीं मैंने क्या किया है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये अलग टॉपिक है जो मैंने कवर करवाया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये ड्रॉ करने के लिए अलग से आता है। तो ये टॉपिक मैंने मिक्स करवाया है ताकि दोनों के दोनों टॉपिक तुम्हें याद रहे, एक रिलेशन बन जाता है ना। चलो देखो, तू मेरा मैं तेरी। देखो, इलेक्ट्रिक, ये 4 था, ये 5वां है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू प्लेन शीट, चार्ज शीट। मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं चार्ज बोल दूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पे चार्ज बोल दूं, तो मैंने चार्ज बोल दिया। क्लियर है? अब देखो, ये शीट छोड़ो यार, रॉड करते हैं और लाइन लिखते हैं। मेरे को मजा सा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा था कि कुछ मजा नहीं आ रहा, लेकिन क्यों नहीं आ रहा ये नहीं पता।
गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, पसीने पोछ लो थोड़े से। देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थर्ड 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 थर्ड। तो इसे बोला जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पर पैरेलल लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? मुझे लगता है इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब ये टॉपिक के बाद मैं 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बहुत ही प्यारे, थोड़े से मीठे होंगे, थोड़े से खट्टे होंगे। 3 तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें मुझे वेट को, मतलब जो बेसिकली वेट मतलब फोर्स होता है mg वाला, जो वेट होता है, तो इसको मुझे मतलब Fw लिख सकता हूं ऐसे। सो Fw को इक्वल करना होता है मुझे F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। पहला क्वेश्चन तो ऐसा मिलता है जिसमें कुछ ऐसा दिया होगा, मान लेते हैं हम एक वाटर ड्रॉपलेट दिया है और ये ड्रॉपलेट जो इसका मास है वो है 10⁻³ kg। ठीक है? और ये बोला गया कि इसके ऊपर जो चार्ज है Q वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये दे रखा है। और अगर मुझे इसको ड्रॉप को यहीं पर रोक के रखना है तो बताओ मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। यही होगा ना, जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाऊंगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, यही होगा। अब इस डायरेक्शन में इसका mg लगेगा, इसको वेट नीचे की तरफ लेके आएगा, तो इस फोर्स को मैंने इसके इक्वल करना है तो ये मूव नहीं करेगा। मतलब ये है कि F = mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब Q, E = mg और E निकालना है मुझे, तो E = m तुम्हें दिया होगा 10⁻³ मल्टीप्लाई g की वैल्यू भी तुम्हें दी होगी 10 या 9.8 वटेवर, और Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। ये सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूटन पर कूलम में। एक तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार होता है, वो बोलता है तो पोटेंशियल कितना लगेगा, तो पोटेंशियल के केस में याद रखोगे जो सेकंड कंसेप्ट इसमें आ सकता है वो पोटेंशियल निकालने को बोलेगा। तो पोटेंशियल में सिंपल क्या करोगे, QE = mg होता है ना, तो उसको सॉल्व कर दोगे। क्या सॉल्व कर दोगे, Q का Q रहने दोगे, E की जगह V/d लगा दोगे। याद है मैंने ये बताया था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन बताया था, वो ये है V = ED, तो E = V/d से पोटेंशियल निकल जाएगा। अब अगर हमें निकालना है कि बताओ भाई चार्ज कितना होगा, तो एक काम कर सकते हैं, QE = mg होता है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो बस। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज रखा होगा जो इसको रिपेल करेगा, तो उस केस में Q रहे हमारे पास, Q1 है ही है, तो Q2 × K/r² = mg, ये लगा दोगे। तो ऐसे 3 क्वेश्चन तुम्हारे बुक में अवेलेबल है, तुम कर सकते हो। और एक क्वेश्चन ऐसा मैंने बता दिया है तुम्हें कि इसमें क्या होता है। अब ऐसे ही एक में पोटेंशियल देखो है सब में सेम, इसमें भी पूछा होगा कि रोकना कैसे, इसको इसमें भी पूछा होगा रोकना कैसे, इसमें बोलेगा कि रोकने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाओ, इसमें बोलेगा रोकने के लिए पोटेंशियल कितना लगाओ, इसमें बोलेगा रोकने के लिए इस Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन लगभग सेम ही है। और जो दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम्हें, वो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग सा हो सकता है। यहां पे तुम्हें 2 चार्जेस दिए होंगे, एक ये चार्ज दिया हुआ, एक ये चार्ज दिया हुआ। इसका है +16 माइक्रोकूलम और इसका है -9 माइक्रोकूलम, ये दिया हुआ है। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि बताओ इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट होगा P जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। मतलब अगर मैं किसी चार्ज को उस पॉइंट पे रखूंगा तो ना तो वो इधर जाएगा ना ये उधर जाएगा, ना तो ये माइनस वाला अपनी तरफ खींच पाएगा ना ये 16 वाला अपनी तरफ खींच पाएगा। मतलब सखत, बेसिकली सखत लौंडा। हाँ तो देखो ये पॉजिटिव है, इसकी तरफ से इधर आएगी E1, ये नेगेटिव है तो इस तरफ आएगी E2। क्लियर है? हमने यहां पर 0 करना है, मतलब E1 + E2 = 0 करना है, इतना ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो तुमने क्या करना है, सिंपल ये x लिया और यहां पे क्या आएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 × 10⁻³ - x
मैंने इसमें से x को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया। जो x डिस्टेंस है वो इस पॉइंट का इधर वाला डिस्टेंस है, और जो 8 माइनस एक्स है वो उधर वाला डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया, देखो E1 की वैल्यू क्या होगी, k, काला काला मार्कर, देखो तो E1 की वैल्यू क्या आएगी k, और इसको मैं Q1 ले लेता हूं और इसको मैं Q2 ले लेता हूं। सो k Q1 अपॉन ये जो इसमें के बीच में दे रखा है x स्क्वायर प्लस k Q2 अपॉन 8 इंटू 10⁻³ माइनस एक्स का स्क्वायर, ये दे दिया, इक्वल टू 0 कर देना बस। अब ध्यान से देखेंगे वैल्यू पुट करके, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो k को कॉमन ले लूंगा मैं, अंदर क्या बचा, Q1 की वैल्यू 16 इंटू 10⁻6 कूलम अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस माइनस, मतलब k तो मैंने बाहर लिया ही है, लिए कितना -9 इंटू 10⁻6 अपॉन ये आ गया 8 इंटू 10⁻³ माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये भी 0, वो भी 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, 10⁻16 भी -6 भी कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से मेरे पास k कॉमन आ गया, यहां से मेरे पास 10⁻6 कॉमन आ गया, कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो k वाला 0 के नीचे गया, खत्म, तो दूसरा भी खत्म। तो 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 9 इंटू 10⁻, 9 अपॉन 8 इंटू 10⁻³ माइनस एक्स का स्क्वायर लगाना भूल जाता है यहाँ, यही आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 16 का होता है 4, तो 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 3 का होता है 9, तो 3 अपॉन 8 इंटू 10⁻³ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ना अब क्या करना है, इस स्क्वायर से स्क्वायर भाग गया 9। अब यहां पे अगर ध्यान से देखें तो क्या रहेगा, 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 इंटू 10⁻³ माइनस एक्स। अब तो सॉल्व कर ही लोगे। नाउ सोल्व फॉर एक्स की वैल्यू निकालो, खुद निकाल के रखो इसकी एक्स की वैल्यू। मैं तुम्हें आंसर बता देता हूं क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है 32 सेंटीमीटर, 32/7 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वन, मतलब एक्स की वैल्यू सिंपल। तो यहां से हमारे पास 32/7 आएगा आंसर, ये निकाल के देख सकते हो खुद, मैंने बता दिया है। तीसरा क्या क्वेश्चन आ सकता है, तीसरा जो आएगा ना वो आएगा सीधा 3 या 4 नंबर में, वो थोड़ा सा आएगा टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन अवेलेबल है, वो करवाऊंगा और फिर देखना तुरंत समझ आ जाएगा एक बार में। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, टिपिकल क्वेश्चन है, अगेन बता दूं थोड़ा सा मुश्किल टाइप है क्वेश्चन, बट कोशिश करूंगा आसान में करवाने की। देखो क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या दे रखा है। उसे क्या है, कहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो कोने पे दो चार्ज रखे हैं Q1 एंड Q2, और यहां पर जो Q1 है वो है प्लस कितना था 10⁻⁻8 कूलम, और जो Q2 है वो है -10⁻⁻8 कूलम। ये दोनों चार्ज दे रखे हैं, बाकी लेंथ वगैरह दे रखी है। देखो अब ध्यान से देखेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लस की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक करके रिजॉल्व करेंगे। अगर मैं बी के लिए रिजॉल्व करूं, ध्यान देना पॉइंट बी के लिए, सबसे पहली चीज मैं बी के लिए रिजॉल्व करूंगा। अगर बी के लिए रिजॉल्व करूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे सिंपल एक लाइन लूंगा, ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये मेरे पास प्लस Q1 है और ये मेरे पास माइनस Q2 है, और बाकी सब तो तुम्हें पता ही है। ये जो है ये है 0.05, मतलब ये हो जाएगा 0.01, 0.5510 मीटर, 0.1 मीटर ये हो जाएगा हमारे पास, और ये रहा 0.05 मीटर। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इसकी तरफ जाएगी, तो इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी मतलब यहाँ पे आएगी E1, और इसकी तरफ जाएगी मतलब यहाँ आएगी E2। क्लियर है? अब देखो E1 का डिस्टेंस कम है, मतलब E1 ज्यादा होगी और E2 कम होगी, तो यहां पर क्या आएगी हमारे पास E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर हुआ? दोबारा बताता हूं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ से बाहर जाएगी, ये मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, लगा देता हूँ, ये देखो सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से अंदर जाएगी तो पूरी की पूरी, मतलब ये जो दिखाई दे रही है E2 है,
जो अंदर की तरफ जा रही है। तो इस पॉइंट पे 2 लगेगी, एक इसको धक्का मारेगा, ये इसको पास खींचेगा। क्योंकि डिस्टेंस कम है इसलिए ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी। तो देखो ई बी इज इक्वल टू E1 हमारे पास क्या आएगा, K तो K है, यहां पे क्या आएगा प्लस Q1 अपॉन इसका डिस्टेंस कितना आएगा 0.05 का स्क्वायर। क्लियर है? प्लस में ब्रैकेट आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस K टाइम्स माइनस Q2 अपॉन, अब ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ आ रही है 0.05 0.1 मतलब 0.15 का स्क्वायर। ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा आंसर आएगा किस तरफ, अलोंग इस तरफ। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ए भी लेता हूं तो ए से लेके बी तक। क्लियर है? वैसे तो ये पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट है ए, बट स्टिल वट एवर ए बी की तरफ। क्लियर? या ए बी कैप लगा दो, जो भी है। यहां तक समझ आ गया? अगेन बता रहा हूं के कॉमन लो और क्यू की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है ये, दूसरे पॉइंट पे मैं ए पॉइंट पे निकालूंगा, तो इसकी भी लाइन ड्रॉ करूंगा, ये भी सॉरी गॉड ब्लेस मी, ये है प्लस Q1, ये है माइनस Q1। अगेन बोलूंगा बेटा, अच्छा Q2 ले लिया, चलो Q2 ले लिया, यहाँ पे बन गया। अगेन बोलूंगा बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व खुद करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल भी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खुद सॉल्व कर लो, मैंने ट्रिक बता दिया तुम्हें सॉल्व करने की। ना इसके बीच में ए है हमारे पास और ये आ गया 0.05, ये भी आ गया 0.05, सॉरी ये पॉजिटिव है, इसको धक्का मारेगा तो इस तरफ आई E1, ये नेगेटिव है, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इस तरफ भी आ गई E2, सेम डायरेक्शन में है तो E at A इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों के दोनों उस तरफ है। क्लियर है? अब क्या करना है, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करूंगा। अच्छा एक और चीज बेटा, हम यहाँ माइनस प्लस ही करेंगे, मैं जरा बताना भूल गया। अगर हम इस तरह साइन कन्वेंशन लेंगे ना तो हम माइनस नहीं करेंगे, सिंपल प्लस करेंगे, क्योंकि अभी ये माइनस खुद ही यहाँ पे आ जाएगा और ये खुद ही माइनस कर लेगा। अब इसमें देखते हैं कैसे हो जाएगा। ई ए इज इक्वल टू, मतलब या तो साइन कन्वेंशन पुट करो या तो अपनी अकल लगा के ये कम है ये ज्यादा है उस हिसाब से माइनस करो, या अगर तुम साइन कन्वेंशन पुट करते हो तो दोनों चीज प्लस कर दो, वो नेगेटिव अपने आप ही ले लेगा बाय डिफॉल्ट, जो भी यूज होगा। नाउ Q1, यहाँ पे जो E1 आएगा वो इतना सा डिस्टेंस होगा तो K Q1 ध्यान रखना प्लस में है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, K Q1 अपॉन 0.05 का स्क्वायर प्लस ये आ गया प्लस। अब E2 क्या आएगा मेरे पास, E2 भी सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या आएगा माइनस K Q2 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। आंसर लिखोगे तुम्हारे पास आंसर एकदम मतलब सेम आएगा, और इसका आंसर भी बता देता हूं क्या आएगा। जो तो ए पॉइंट पे आएगा वो आएगा 7.2 इंटू 10⁴, इसका जो आएगा ए का 7.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और जो दूसरा वाला है वो आएगा, बी वाला कहाँ है, बी वाला आएगा 3.2 इंटू 10⁴, इसका जो आएगा इसका आएगा 3.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक और चीज बेटा, यहाँ ई में से माइनस हो रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्लस होएगा ना, तो इसे या तो एक काम करो कि इनका मैग्नीट्यूड ले लो क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और इनका भी मैग्नीट्यूड ले लो लेकिन माइनस कर दो। मतलब अगेन बता रहा हूँ बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले में यहाँ E1 माइनस E2 मतलब दोनों को प्लस कर दो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट प्लस कर दो, साइन कन्वेंशन लिखने की जरूरत ही नहीं है इस केस में। तो बेटा अकल और कंसेप्ट दोनों ही लगाने हैं। चलो ये आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज सी पॉइंट पे। इसकी वजह से यहां धक्का लगेगा E1, इसकी वजह से इसको अट्रैक्ट किया जाएगा E2, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये E जो कि सी पे होगा। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 120। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर। पहले E1 E2 निकलवा देते, चलो छोड़ो ये E1 E2 निकलवा देते, छोड़ो ये यस। E1 अगर मैं निकालूंगा तो ध्यान रखना क्या होगा, K इसकी वजह से प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, एक तो ये आ गया,
और अगर मैं E2 निकालूंगा इसकी वजह से, तो इस तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास K टाइम्स माइनस क्यू अपॉन, अगेन मैग्नीट्यूड लूंगा बेटा, प्लस में हो जाएगा खुद, तो नीचे आ गया 0.1 का स्क्वायर। अब साफ सीधी बात पता लग रहा है कि E1 इज इक्वल टू E2, सेम है। अब E एट सी निकालेंगे, E एट सी क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम, तो फॉर्मूला लगाएंगे E एट सी इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। अगेन बता दो बेटा, जो cos 120 है 60 का ऑपोजिट, cos 60 जो होता है वो होता है 1/2, हाँ तो cos 120 होगा -1/2, बस वैल्यू डालोगे आंसर निकालोगे। ध्यान रखना इसमें जो पुट होगा वो मैग्नीट्यूड पुट होगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो एंड होती है, ठीक है। इस वीडियो में आई होप सब कुछ समझ आया हो, जो चीज नहीं समझ आई है उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर देना, जो चीज समझ नहीं आई हो उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर देना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, आई थिंक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शायद करवा दूंगा, या फिर डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल वगैरह करवाऊंगा, और उसके साथ एक्सियल और इक्वेटोरियल भी कवर करवाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।